नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत और आज चक्रव्यूह में हमारे मेहमान हैं राव नरबीर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सभी जानते हैं आपके पास महत्वपूर्ण विभाग है PWD 1 और ITI। तो शुरुआत चक्रव्यूह में हम PWD से करते हैं। सुना है जो हरियाणा की सरकार है हाईटेक हो गई है। आप बयान देते हैं कि जहां भी आपकी सड़क टूटी हुई है आप व्हाट्सएप कर दें, 3 दिन में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपका व्हाट्सएप चल रहा होगा। कितनी फोटोज आई और कितनी सड़कें ठीक करवाई अभी तक आपने? नहीं, मैंने ये कहा कि हम हरियाणा में आपको एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे जिसमें आप कोई हरियाणा में गड्ढा की सड़कें देखेंगे तो हम उसको 72 घंटे के अंदर रिपेयर करेंगे। वो मैंने अभी के लिए नहीं कहा, मैंने कहा 2016-17 में जो वर्क प्रोग्राम जारी कर रहे हैं हम, इसके लागू होने के बाद आप हमसे व्हाट्सएप करिए, हम आपको दूर करेंगे। तो मैंने अभी 4-5 महीने के समय इसमें मांगा है। अच्छा। और हरियाणा में आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा को बने हुए अब स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है, 50 साल इस 1 नवंबर को हो जाएंगे 2016 को। पहली बार हमारी सरकार बनने के बाद हरियाणा में हमने सभी सड़कों का हमने वीडियोग्राफी करवाई और जहाँ जहाँ सड़कें खराब थी उन सड़कों की वीडियोग्राफी करा के पूरों की उनके हमने वर्क ऑर्डर जारी किए। आज से पहले हरियाणा में कभी भी किसी भी सरकार ने, चाहे किसी की भी दल की रही हो, उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करी। पहली सरकारों में जो PWD का मिनिस्टर होता था, MLA को आते थे, उसके बाद रिक्वेस्ट लेके 10 सड़क दी, 5 सड़क दी रिपेयर करने की, 1-2 मंगा लिया करता एस्टिमेट और कर दिया करता। और 12 मास ऐसे चला करते कि MLA की रिक्वेस्ट करा करते। हमने निष्पक्षता से पिछली बार भी और इस बार भी वर्क प्रोग्राम हम जारी कर रहे हैं। पिछले साल का हमने किया, जहाँ हमारे विधायक BJP के नहीं भी थे वहाँ भी हमने उन सड़कों को रिपेयर किया। जो अब की बार विधानसभा हुई तकरीबन अपोजिशन के MLA ने कहा कि हाँ सड़कों पर काम चला है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि निष्पक्षता के आधार पर, क्योंकि हरियाणा की सड़कों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या वोटर नहीं चलते, सभी पार्टियों का, हरियाणा का आम जनमानस हरियाणा की सड़कों से गुजरता है। इसलिए मैंने कोशिश करी कि निष्पक्षता से सभी सड़कों को रिपेयर किया जाए। और इस 2016-17 के वर्क प्रोग्राम चालू होने के बाद हरियाणा की तकरीबन सभी सड़कें नई हो जाएंगी। नेशनल हाईवे को छोड़ देते हैं क्योंकि वो आपके अंतर्गत नहीं आते। जो हरियाणा की सड़कें हैं जिनकी जिम्मेदारी हरियाणा की जनता ने आपके कंधों पे डाली है मंत्री के तौर पर, उनको अगर हम 100 में से नंबर दें तो कितने नंबर आप देंगे? मैं इस वर्क प्रोग्राम जब जारी हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो आपका कार्यकाल रहा पिछला 1.5 साल का, मेरी विधानसभा में आप भी होंगे मौजूद, आपके और चैनल वाले होंगे, तकरीबन सभी विधायकों ने कहा कि हमारी सब सड़कों पर काम चल रहा है। जो सड़कें पिछली बार रिपेयर नहीं हो पाई आर्थिक आधार के अनुसार, उन सड़कों को तकरीबन 9000 किलोमीटर सड़कों को इस साल हम रिपेयर कर रहे हैं। तो हरियाणा की सभी सड़कें इस साल के काम में ठीक हो जाएंगी। राव साहब, आप बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, सबसे छोटी उम्र में मंत्री बनने का श्रेय आपको मिला, आपके पिता का संबंध राजनीति से रहा। ये जो हरियाणा की सरकार चल रही है जिसमें आप भी महत्वपूर्ण पद पर हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार, आपकी सरकार, भाजपा की सरकार, इस सरकार को चला कौन रहा है? नहीं, सरकार को सरकार के मंत्री चला रहे हैं, सरकार को मुख्यमंत्री चला रहे हैं, सरकार को अफसर भी चलाते हैं। जो शासन प्रशासन को निर्देश देता है उस प्रकार से काम होते हैं। लेकिन बार बार शिकायतें कार्यकर्ताओं की MLAs के पास आती है, MLAs की मंत्री के पास आती है, कोई किसी की सुनते नहीं है अफसर। और शायद इसी के चलते आपकी सरकार का जो जोर चलता है अफसरों पे, वो चलता है तबादले का। तबादले पे तबादला, तबादले पे तबादला, तबादले पे तबादला। बिस्तरा जाके बाद में कोई ऑफिसर खोलता होगा, उसके रिलीविंग ऑर्डर वहाँ से पहले आ जाते हैं। लोगों ने सरकारी मकानों में रहना बंद कर दिया है कि पता नहीं कब बोरी बिस्तरा उठाकर दूसरी जगह निकलना पड़े। क्यों? ऐसी बात नहीं है। कई बार कुछ अफसर ऐसे होते हैं कि लग जाते हैं, वो काम उस प्रकार से नहीं कर पाते जिस प्रकार से शासन चाहता है, उनके तबादले होते हैं। वरना इतने ज़्यादा तबादले पिछली सरकारों में, जब से ये देश बना है, प्रजातांत्रिक प्रणाली लागू हुई, अफसरों के ट्रांसफ़र होते रहे। लेकिन कोई बायस्ड होके या कोई ऐसा कि नेताओं के कहने पर ही ट्रांसफ़र नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से भी ट्रांसफ़र मुख्यमंत्री को कई बार करने पड़ जाते हैं। आपने कहा कि जो अफसर हैं वो वैसे काम नहीं कर पा रहे जैसे सरकार चाहती है। ठीक कहा? जी। क्या चाहती क्या है सरकार? कई बार सरकार अपना मैनिफेस्टो लागू करना चाहती है। सरकार के अपने जरूरत होती है कि हमें इस काम की ज़्यादा जरूरत है आज के दिन, अफसर शायद ना कर पाता हो, तो इसलिए कई बार सरकार को ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। अफसर
जो भी हैं यहाँ पे पुराने अफसर हैं, जाहिर है कि उनकी लॉन्ग एसोसिएशन रही होगी कांग्रेस के साथ, जो पिछली सरकार थी, इनेलो के साथ। लेकिन जो भाजपा की सरकार है, ये अफसरों का जो मेंटल लेवल है, क्या पढ़ने में नाकाम है, पढ़ नहीं पा रही है? जो ऑफिसर हैं वो आपकी बात नहीं मानते हैं, जात के आधार पे कार्य करते हैं, पुलिस ऑफिसर जाति के आधार पे कार्य करते हैं। ये ठीक है भाई साहब कि भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। अब से पहले तो कांग्रेस की सरकार रही है, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही है, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार रही, कभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं आई। तो इसलिए ये तो हम कह नहीं सकते कि ये भारतीय जनता पार्टी के अफसर है। और अफसर किसी भी पार्टी का नहीं होता है, अफसर तो समय किसी अनुसार भी पार्टी का नहीं होता। ये बातें किताबों में लिखी हैं, रूल्स में लिखी हैं, लेकिन असल में तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि है अभी जो रोहतक में कांड हुआ, उसमें जो रिपोर्ट आई एक पूर्व पुलिस अधिकारी की, उसमें साफ साफ उसने लिखा है कि जाति के आधार पे काम हुआ है। जो आप ऑर्डर्स यहाँ से दे रहे थे, वो ऑर्डर्स आपकी सरकार के ग्राउंड जीरो पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। कर्फ्यू लगा हुआ था, वहाँ पे आगजनी की जा रही थी, लूटपाट की जा रही थी। कमेटी की रिपोर्ट आनी बाकी है, अभी वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर और जल्दी वो रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा ये मानना है कि कई अफसरों ने काम सही नहीं किया, ये ठीक उसी बात है। रिपोर्ट जो ग्राउंड रिपोर्ट आपने नाम ले दिया, हम नाम नहीं ले रहे थे उनका। सूत्रों के मुताबिक ये जो खबर है, हाँ जी, जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, यही है कि वहाँ पे जो काम है जातिगत आधार पे हुआ है, अपनी मन मर्जी से हुआ है। शासन के में जो लोग थे, उन्होंने जो आपके दिशा निर्देश यानी आपकी सरकार के दिशा निर्देश नहीं माने, अपनी इच्छा से काम किया। हाँ, नहीं मुझे नहीं पता कि मुख्यमंत्री लेवल पे कितने ऑर्डर दिए गए, कितने नहीं माने, लेकिन आप ये आम जनता से सुना गया कि अधिकारियों ने हमारी कई जगह पे मदद नहीं की। उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, जो रिपोर्ट आएगी इंक्वायरी के अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे हम। आप ही की सरकार की मंत्री हैं, उन्होंने ही विधानसभा में बयान दिया कि ये जो जाट आंदोलन की तैयारी है, ये काफ़ी दिनों से की जा रही थी जी। कहीं पे पेट्रोल भरा जा रहा था, कहीं पे ये लाया जा रहा था, कहीं पे वो। तो जब आपके पास इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी विंग है, इतना बड़ा शासन प्रशासन है, बहुमत में सरकार है, चूक कैसे होगी? कैसे जला हरियाणा? रोक क्यों नहीं पाए आप लोग? मैं नहीं जानता। उनको भी जिस विधायक ने ये कहा था, संतोष सारवान जी ने मेरे सामने विधानसभा में बात कही थी जी। उन्होंने भी ये कहा कि मेरे को ये जानकारी बाद में मिली है, उनको भी जानकारी उससे पहले, उस कांड होने से पहले नहीं थी। लेकिन ये मैंने भी वीडियोग्राफी देखी है, जो जिस हिसाब से आंदोलन हुआ, जिस हिसाब से गदर मचा, उस हिसाब से नए नए फरसे लेके जब लोग सड़कों पे वीडियोग्राफी में देखे, तो फरसे हर घर में नया नहीं हो सकता। वो पूरी एक मैनेजमेंट थी, पूरी एक तैयारी थी कई दिनों से। तो ये मैं ये कहूँगा कि आरक्षण के मामले में ये था, आरक्षण के मामले में नहीं था, ये तो सत्ता को बदलने का था और सुनियोजित ढंग से एक पार्टी के। इसको थोड़ा सा विस्तार से समझाइएगा ताकि दर्शकों के समझ में आ जाए। सत्ता बदलने से क्या तात्पर्य है? मेरा ये कहने का तात्पर्य स्पष्ट आप मेरे से खुलवाना चाहते हैं कि हरियाणा में लगातार 18 साल तक जाट मुख्यमंत्री रहा। बड़ी बात। पहली बार 18 साल के बाद माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उससे बड़ी बात। हाँ, उन लोगों को ये शायद बर्दाश्त ना होता कि नॉन जाट कैसे मुख्यमंत्री कर रहा। हमने कहा, लोगों से भी बहुत कहा कि मैंने कहा जब हमने 18 साल आप लोगों को बर्दाश्त। मुद्दे की बात कही तो मुद्दे की बात से एक और मुद्दे की बात है। जब ये आंदोलन चल रहा था तो लगातार सरकार पे ये आरोप लग रहे थे, आप जितने भी नॉन जाट लीडर्स वहाँ पर हैं, 2 मंत्री आपके जाट हैं जी, और कुल मिला के 6 MLA जाट हैं। बाकी जो आप 41 लोग हैं, वो ये कह रहे थे कि 2 जाट नेताओं ने, यानी कैप्टन अभिमन्यु साहब ने और OP धनखड़ साहब ने इस सरकार को हाईजैक कर लिया है। सही कह रहे हैं हम? गलत नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये कहना गलत है कि मुख्यमंत्री जी को हाईजैक कर सकते। मुख्यमंत्री को नहीं, सरकार को हाईजैक कर लिया। नहीं, सरकार का मतलब मुख्यमंत्री को हाईजैक है। मुख्यमंत्री सरकार को नियंत्रण करते हैं, वही चलाते हैं। इसलिए यदि वो हाईजैक होंगे तो सरकार हाईजैक होगी। जब तक मुख्यमंत्री हाईजैक नहीं होगी, सरकार नहीं हो सकती। हुए थे, ऐसा तात्पर्य मेरा नहीं है। उसका अपना व्यक्तिगत राय किसी मंत्री की हो सकती है, लेकिन जब कोई कैबिनेट में फैसला होता है तो उसका साझा हम सभी कैबिनेट के जितने मंत्रिमंडल के साथी हैं सब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। यदि सरकार फेल होती तो अकेले मुख्यमंत्री जी फेल नहीं होते। हम सबका दायित्व, हम सबको फेल हुआ होगा, तो हम तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि यदि कोई गड़बड़ हुई है, कोई गलत काम हुआ है, तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कैबिनेट की है। लेकिन जब कैबिनेट में मीटिंग हो रही थी, बातचीत हो रही थी, मुआवजे की बात हो रही थी, तो वो एक प्रोसेस रहता है उसका कि एक प्रोसेस के तहत ये चीज़ें बाहर आती हैं। लेकिन व्हाट्सएप का इस्तेमाल आप तो कह रहे हैं, बदकिस्मती से मैं उस कैबिनेट में नहीं था उस दिन। 6 महीने बाद करेंगे सड़कों के लिए, लेकिन उस वक्त व्हाट्सएप का जो उपयोग किया जा रहा था आपके मंत्रियों के द्वारा, तो उसमें एक दरार पैदा हो गई। जाट नेता एक तरफ, नॉन जाट नेता एक तरफ। हुआ ऐसा? नहीं, मैं उस मीटिंग में नहीं था, उधर थी, तो इसलिए मैं उसकी बता नहीं सकता व्यक्तिगत तौर पर वहाँ क्या हुआ। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में थे ना आप?
मैं हरियाणा में था जी। अभी जब ये आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन के बाद हरियाणा को क्या मिला? एक तरफ जाट खड़े हो गए, एक तरफ नॉन जाट खड़े हो गए। 36 बिरादरी की बात होती थी, अब 35 बिरादरी वर्सेज एक बिरादरी हो गई, होने लग गई जी। क्या रीजन रहा इसका? ये रीजन यही रहा कि जो ये आंदोलन चला इसमें खाई बढ़ी है। खाई तो पहले भी थी, लेकिन पहले अंदर खाने थी। मैं व्यक्तिगत तौर पे राजनीति में कहने से चूकता नहीं हूँ कि पहले भी ये बात थी और आम आदमी ये कहा करता है। और इस बार जो सरकार भी बनी वो भारतीय जनता पार्टी के नॉन जाटों ने ज़्यादा वोट दी। लोगों की इच्छा थी कि एक बार 18 साल के बाद नॉन जाट इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी का वो मुख्यमंत्री बना। कुछ विरोधी लोगों को ये बात पसंद नहीं, इसलिए सुनियोजित ढंग से ये काम करवाया गया। आरक्षण की आड़ में सत्ता परिवर्तन का खेल खेला गया जो कामयाब नहीं हो पाए। सिर्फ विरोधी लोगों ने या आपके कुछ लोग भी उसमें शामिल थे? नहीं, मैं तो विरोधी, क्योंकि जहां जहां भी ये दंगे हुए वो सब के सब कांग्रेस के उस विधानसभा में विधायक हैं। तो इसलिए विपक्षी सरकार लोगों तो ने आपकी है। नहीं, सरकार हमारी, लेकिन विपक्षी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये मुख्यमंत्री किस प्रकार चलेगा। और इन 16-17 महीनों के अंदर ये प्रदेश तरक्की के रास्ते पर चला था। ये भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने में ज्यादातर हद तक माननीय मनोहर लाल जी कामयाब हैं। ये वाली बात मतलब अच्छी नहीं लगती हमें, जब आप किसी पर्टिकुलर विधायक पे ये आरोप लगा देते हैं, खासतौर से ओपोजिशन पार्टी के विधायक पर, कि उसकी कंस्टिट्यूंसी में वो होगी। उसको तो विधायक चुना ना, आपको तो सरकार के तौर पे चुना। उसकी जो विधानसभा है उसमें कानून उस विधायक का तो नहीं चलता, कानून तो आपके हाथ में, आप तो रोक नहीं पाए, आप उस चीज़ को मान नहीं रहे। नहीं, मैंने ये कहा ना, कई अफसरों ने कई जगह काम नहीं किया ठीक ढंग से। उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ रही, जल्दी आपके सामने आएगी, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है राव नरबीर सिंह को। ये बेबाकी जारी है, आप कहीं मत जाइए। मिल रहे हैं एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। उसके बाद जो ये सवालात का दौर है ये जारी रहेगा। मिलते हैं अल्प विराम के बाद। डिप्लोमेटिक जवाब देने लग गए आप तो, खरी खरी सुनाते थे, खरी खरी बात करते थे। पार्टी के भी दिशा निर्देश है हाँ। कि कैमरे के सामने आप कम से कम बोलें। पर चक्रव्यूह में तो दिल से और मन से बोलते हैं लोग। मैंने भी बहुत बातें मन से बोली आपके सामने, चलिए और हम मुकेश जी के सामने कोई बच नहीं सकता, इसलिए कोशिश करी कि जो कुछ बोलूं सच के सिवा ना बोलूं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री राव नरबीर सिंह जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुक्रिया। आपकी जो सरकार है वो किस गति से चल रही है? हम अगर इसका कंपैरिजन ट्रेन से करें, क्योंकि हमें जब मोदी साहब की लहर चल रही थी तो बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए गए थे। तो आपकी जो ट्रेन है, ये जो सरकार है, ये पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार से चल रही है, ये एक्सप्रेस है, मेल है, पैसेंजर है, कौन सी गति की सरकार है ये? बुलेट ट्रेन तो जाहिर है बिल्कुल नहीं है। नहीं, बुलेट ट्रेन तो इस देश में है ही नहीं अभी। जब रेल शुरू होती है तो आहिस्ता आहिस्ता स्पीडें चलती है और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड फिर पकड़ती जाती है और शताब्दी तक जाती है। हमारी आप ये मान लिए कि आहिस्ता ही सरकार चली है और शताब्दी की रेस पकड़ेगी। अभी कौन सी पे चल रही है? अभी यूँ लगा लिए 60-70 की स्पीड से भी चल रही है सरकार। हमें तो पैसेंजर की रफ्तार से चलती नजर आ वो रही है, देखने का नजरिया अपना अपना। क्योंकि यू टर्न बहुत लेती है। जैसे पैसेंजर रुकती बहुत है, आपकी सरकार यू टर्न बहुत लेती है। नहीं, कई बार प्रजातांत्रिक प्रणाली में कुछ बातें माननी पड़ती हैं लोगों की। अभी एक आरोप ये लगता है कि जो आपकी सरकार है, कहने को तो इसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चला रहे हैं, कहने को तो उनके मंत्री चला रहे हैं जी, लेकिन चलती सरकार में सिर्फ संघ की है। ये भी आपका नजरिया है। मैं 3 महकमे का मिनिस्टर हूं, लेकिन मेरे महकमे में कभी आज तक किसी आरएसएस के व्यक्ति ने टेलीफोन नहीं किया, आज तक भी। आरएसएस के व्यक्ति ने कभी टेलीफोन नहीं किया, इस बात को यकीन माने, दिल नहीं मानता। मान लीजिए आपकी, मेरे को नहीं किया टेलीफोन। नहीं किया। हाँ, नहीं। अभी जो ऑफिसर्स की अगर हम बात करते हैं तो हम तबादलों की बात पहले कर रहे थे जी। ऑफिसर्स को लेकर जो एक रस्साकशी है वो लगातार चलती आ रही है। अभी एक डिपार्टमेंट की बात करें, एक आपके मिनिस्टर हैं अनिल विज साहब, वो कह रहे हैं कि जो ऑफिसर्स का तबादला है वो 2-3 साल के बाद होना चाहिए ताकि वो एस्टेब्लिश हो पाए वहाँ पे। उन्हीं के साथ में कृष्ण बेदी साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार सकुशल चल रही है और ये जो तबादले हैं ये सकुशलता का एक प्रमाण है। नहीं, मेरी भी ये सोच है कि अफसर के ट्रांसफर जल्दी नहीं करने चाहिए। 3 साल तो कम से कम एक अफसर को देना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए कि 3 साल में आपने क्या अचीवमेंट किया अपने जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट रहे, जिस इलाके में आप रहे हो।
जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक तौर पर कई बार दिक्कतें आ जाती है, इसलिए उनका तबादला करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये जो तबादलों की रफ्तार है बहुत ज़्यादा तेज़ है, पहुंचता आदमी बाद में है, पहले निकलने की तैयारी हो जाती है? नहीं, कई बार गलत आदमी लग जाते हैं किसी कारणवश, तो उनको बदलना भी जरूरी होता है। एक जो जाट आंदोलन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या देखते हैं आप? क्या इससे नफ़ा हुआ, क्या नुकसान हुआ? कोई भी आंदोलन नुकसान ज़्यादा करता है, फ़ायदा कम करता है। और ये जाट आंदोलन आरक्षण का आंदोलन नहीं था, ये सत्ता परिवर्तन का आंदोलन था ये। और मैं तो ये कहूँगा कि ये गदर था जो कामयाब नहीं हो पाया। ये सत्ता परिवर्तन का था, सत्ता के लिए परिवर्तन के लिए लोगों ने ये लड़ाई लड़ी और अपोजिशन के लोगों ने इसमें महत्वपूर्ण रोल निभाया है। अब जब सारी चीज़ों का खुलासा हो चुका है, तब क्या आपकी पार्टी ने उन लोगों के खिलाफ कदम उठाया? नहीं, हमने आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उस आधार पर हम कार्रवाई करेगी सरकार। कार्रवाई होगी? ज़रूर होगी। लेकिन अभी तो जो बात करते हैं जिन्होंने हरियाणा को जलाने में अपनी भूमिका निभाई जी, उन्हीं के कुछ नेता आकर कहते हैं कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है उन्हें बाहर निकालो, नहीं तो हम आपको बताएंगे, आपको सबक सिखाएंगे। नहीं, मेरा ये मानना है कि रिपोर्ट आने के बाद सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जो कार्रवाई है वो कह रहे हैं इस आधार पे हो रही है कि हुड्डा साहब का आदमी कौन है, कांग्रेस का आदमी कौन है, उसको अंदर करवा दो। नहीं, वीडियोग्राफी देख के पूरी जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की जा रही है, और आगे जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर मुझे पूरा यकीन है कि उस पर 100% कार्रवाई होगी। एक कोई जाट कार्यकर्ता हैं सुदीप कलकल, उनकी फोटोज जारी कर दी कुलदीप जी ने आपके 25 लोगों के साथ। वो तो कह रहे हैं, आप बताइए, आपके साथ कोई आदमी बैठा हो यहाँ फोटो खिंचवा जाए तो आप सबको थोड़ा जानते हैं। किसी शादी ब्याह में आजकल हम भी हैं, व्हाट्सएप बहुत से ऐसे आदमी, मेरे से कम भी एक हफ्ते में 500 आदमी व्हाट्सएप पे फोटो खींच ले जिनको मैं जानता भी नहीं। तो ये इसका ये तात्पर्य नहीं कि जो फोटो खिंचवा गया आज के इस आधुनिक युग में कि वो आप उसको जानते हैं, ऐसे नहीं। हम शादी ब्याह में मैं जाता हूँ खुद ही, तो मेरे से कम भी एक शादी ब्याह में 10 आदमी व्हाट्सएप जरूर खींच लेते हैं, मैं उसको शकल से भी नहीं जानता कौन है, कौन खींच के ले गया। इस बार जो ये जिला परिषद का चुनाव था, पंचायत समिति का, ब्लॉक समिति का, इसमें खास बात देखने को मिली कि भाजपा के जो लोग हैं वो विरोधियों से कम लड़े, आपस में ज़्यादा उलझ गए। आप रेवाड़ी की बात कर लीजिए, गुड़गांव की बात कर लीजिए, कहीं भी आप भी जो आपका कंसंट्रेशन रहा ज़्यादा रेवाड़ी और गुड़गांव पे रहा, इसलिए हम उनके नाम ले रहे हैं। आपस में उलझे रहे। महेंद्रगढ़ में भी हमारा बना आज। हाँ, ये कोई बात नहीं। नहीं, आपस में उलझे रहे हम ये नहीं, ये व्यक्तिगत तौर पर हो जाता है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के जीते हैं। कई बार व्यक्तिगत तौर पर हमारा हो जाए कि आपस में हमारी में हो जाती है कि ये मेरा है, तो उस पर हो जाती है। कोई दूसरी पार्टी का तो नहीं बना, उसमें हमने आंतरिक उस पर जुम्मेवारी लेकर हमने वो चुनाव लड़ा कि भारतीय जनता पार्टी का बने, तो वो जो भी पदाधिकारी जीता वो भारतीय जनता पार्टी का जीता। व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है उसका नरवीर सिंह से ज़्यादा लगाव, किसी का किसी और से लगाव ज़्यादा हो, वो हमारी व्यक्तिगत रही। लेकिन सड़कों पे ऐसी बात नहीं आई, सड़कों पे हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में गए। ये चीज़ें चुनाव से पहले ही सॉर्ट आउट हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहे? कोशिश करी जाती, कई बार नहीं हो पाती अभी और ये अकेले भारतीय जनता पार्टी में सभी दलों में ऐसा हो जाता है। अभी हरियाणा की राजनीति में एक नई डेवलपमेंट हुई है जी, कुलदीप बिश्नोई जी वापस पहुंच गए हैं पार्टी में। जी जी, आप उनके काफ़ी करीबी रहे हैं जी। आप। नहीं, मुझे एक चुनाव उनके साथ लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस में गए हैं, उनकी दिशा कांग्रेस में ठीक रहे, कांग्रेस में उनको मान सम्मान मिले, ऐसी कामना कर सकता हूँ। अब उनके आने से जो कांग्रेस पार्टी है इसमें कुछ बदलाव आप देखते हैं? मतलब कांग्रेस की राजनीति के तौर पे, क्योंकि राजनीति के आप पुराने माहिर हैं, कुलदीप बिश्नोई को क्या जगह मिल सकती है वहाँ? जिस उम्मीद से गए वो उम्मीद तो पूरी होगी नहीं। कांग्रेस में अब 2 धड़े ज़्यादा हैं। वैसे तो हमेशा ही कांग्रेस में धड़ा रहा है, पहले से, जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से ही। अब एक धड़े में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके साथ तकरीबन विधायक हैं, एक में अशोक तंवर जी लगा लीजिए, किरण चौधरी जो व्यवहारिक तौर पर दिखता है, उसमें अकेली किरण चौधरी विधायक अकेली हैं जो विधायक दल की नेता भी हैं। अब इन 2 मियाँ बीबी के जाने से वो 3 हो जाएंगे, तो कांग्रेस में धड़ाबंदी और ज़्यादा बढ़ेगी और प्रधान कांग्रेस पार्टी के अशोक तंवर जी को कुछ बहुमत मिलेगा, कुछ समर्थन मिलेगा और 2-4 रैली करने का एक जरिया मिल जाएगा। कैप्टन अजय यादव को भूल गए आप? मैं चुने हुए विधायकों की मैं बात कर रहा हूँ। कैप्टन अजय यादव तो पहले उस खेमे में है। हाँ, वो अब चुने हुए प्रतिनिधि, मैं चुने हुए प्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ जो विधायक हैं आज उनकी। तो अब कांग्रेस मतलब आपके हिसाब से मजबूत होगी पर धड़ेबाजी बढ़ेगी, ये कह सकते हैं? हाँ, कुछ वोट तो बढ़ेंगे। कुलदीप बिश्नोई की 1% आधा % वोट तो हैं, वो वोट कांग्रेस में जाएंगे,
लेकिन वो किस कैंडिडेट को किस हिसाब से कब मिल पाएंगे ये समय बताएगा। कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके वो बंद कर दिए गए, जैसे रोहतक जींद नेशनल हाईवे वाला जो प्रोजेक्ट है वो रद्द कर दिया गया। ये भी आलोचना है अपोजिशन पार्टी की। ये नेशनल हाईवे NHAI ने इसका टेंडर छोड़ा था। मैंने इसकी जानकारी ली, एक सुरजेवाड़ा जी ने अभी ट्वीट किया है कल परसों, तो उसमें ये इसकी 17 मई आखिरी तारीख है। हमने उसको नोटिस दे रखा ठेकेदार को, जिस ठेकेदार को ये काम दिया कॉन्ट्रैक्टर को, उसने अभी काम शुरू नहीं किया। उसकी आखिरी तारीख 16 मई 2016 है। यदि उस तक कार्रवाई शुरू नहीं करेगा तो हम उसका टेंडर कैंसिल करके दूसरा टेंडर करवाएंगे। अभी बार बार ये आरोप लगते हैं कि जो मुख्यमंत्री साहब हैं हमारे, वो भी एक जाट नेताओं के दबाव में है और इन्हीं के चलते तकबर जो 25 विभाग हैं वो 2 मंत्रियों को दिए गए हैं। इस चीज़ को लेकर कभी चर्चा परिचर्चा होती है कि इसको बैलेंस करने की कुछ कोशिश की जा रही है? पार्टी लेवल पर 1-2 बार जिक्र हुआ है, वो मुख्यमंत्री जी की सोच है कितना कर पाते हैं और कितना करेंगे। नहीं, मतलब इतने ज़्यादा विभाग किसी एक को देना या देखो हर एक आदमी की अलग अलग कैपेसिटी होती है, काम करने की क्षमता अलग अलग होती है। किसी आदमी की ज़्यादा होती है, किसी कम होती है। हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि इनकी कैपेबिलिटी, इनकी कैपेसिटी काम करने की ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा महकम दे रखा। डिप्लोमेटिक जवाब देने लग गए आप तो, खरी खरी सुनाते थे, खरी खरी बात करते थे। उम्र 55 साल की होगी। अच्छा, तो 55 में अब जो बचपन वाली बात है वो दूर चली गई है। कोशिश करता हूँ कि दूर रहूँ। अच्छा, कंट्रोवर्सी नहीं होती आपकी? कोई बहुत बोलते ही नहीं है या बहुत सोच समझ के बोलते हैं? नहीं, अब सोच समझ के बोलने लगा हूँ, पहले नहीं बोलता था। पार्टी के अंदर आज भी मैं मुंह फटकला जाता हूँ, बोल देता हूँ। कईयों को बात अच्छी भी लगती है कि मैं कैमरे के सामने कोशिश करता हूँ कि कम से कम बोला जाए और बोला जाए उचित ही बोला जाए और जो लोगों को पसंद आए। थोड़ी बहुत गर्मी भी होती है तो पार्टी के अंदर तो बैठ के बात कर सकते हैं और पार्टी के भी दिशा निर्देश हैं कि कैमरे के सामने आप कम से कम बोलें। पर चक्रव्यूह में तो दिल से और मन से बोलते हैं लोग। मैंने भी बहुत बातें मन से बोली आपके सामने। चलिए, और मुकेश जी के सामने कोई बच नहीं सकता, इसलिए कोशिश करी कि जो कुछ बोलूँ सच के सिवा ना बोलूँ। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे। हम ये कह रहे हैं कि अब जो आने वाले समय है, तकरीबन 3.5 साल का समय आपके पास है, क्या कोई गोल है सरकार का? जो वायदे आपने किए थे, जो एक पुस्तिका बनाई थी जिसे आप घोषणा पत्र कहते हैं, उनकी तरफ काम मैंने मुकेश जी पिछले एपिसोड में जब आपके साथ में आया था चक्रव्यूह, मैंने उस दिन भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 पंचवर्षीय अपना घोषणा पत्र जारी किया था चुनाव से पहले। वो सारा का सारा घोषणा पत्र इस पंचवर्षीय योजना में लागू होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, जो बात कही है वो सारी पूरी होंगी। चलिए, हम ये यकीन कर लेते हैं इस वक्त कि जो आने वाले 3.5 साल हैं, जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जो सपने आपको दिखाए थे, वो सपने आपके पूरे होंगे और हम चाहते हैं कि वो सपने पूरे भी हों। राव साहब, आपने कीमती समय में से समय निकाला, हमारे चक्रव्यूह कार्यक्रम में आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप कहीं मत जाइए, चक्रव्यूह में अभी हम आज इस एपिसोड को यहीं पर विराम दे रहे हैं, लेकिन ETV पर हमेशा की तरह खबरों का सिलसिला व दस्तूर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।